नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। देखिए इस चैनल पे इसके पहले हमने इस वीडियो में जो क्या है कि मतलब इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत हैं उनके बारे में चर्चा की थी। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए साहित्यिक स्रोतों के बाद में जो पहला टॉपिक आता है वो आता है पाषाण काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल। देखिए प्रागैतिहासिक काल जो भी इतिहास के प्रकार हैं, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसका हमने इसके पहले एक वीडियो बना हुआ है। अगर आपको इतिहास के जो प्रकारों के बारे में पढ़ना है तो आप उस वीडियो पे जा करके उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही आपका पाषाण काल आता है। तो हम आज पाषाण काल पर चर्चा करते हैं। अगर उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो इसका एक वीडियो पहले ही बन चुका है, वो इस चैनल पे है भी, उसको जा करके आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाषाण काल। देखिए पाषाण काल नाम से ही स्पष्ट है, पत्थरों का पाषाण मतलब होता क्या है, पत्थर। अर्थात कहने का मतलब है उस समय मानव जो है वो सभ्य नहीं था। असभ्यता यानी जैसे एक तरीके से हम जानते हैं आदि मानव, तो जो आदि मानव का ही काल है वो आपका पाषाण काल है। तो आते हैं पाषाण काल। देखिए पाषाण काल भी 3 प्रकार के होते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो आज हम उसके पहले प्रकार अर्थात पुरा पाषाण काल पे चर्चा करते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें अगर समाहित करते हैं उसको तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर आप लोग देखते भी नहीं हैं। तो आज हम पहला जो टॉपिक है पुरा पाषाण काल के बारे में चर्चा करते हैं। तो पुरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल सबसे पहला काल है पाषाण काल का। देखिए इसको जो क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल को आखेटक व खाद्य संग्रहण काल भी कहा जाता है। क्लियर, क्या कहा जाता है, ये एक इसका नाम कह लीजिए कि पूरा पाषाण काल को आखेटक व खाद्य संग्रहण काल के रूप में जाना जाता है। क्यों? आखेटक मतलब होता है शिकार करना और खाद्य संग्रहण यानी वस्तुओं को इकट्ठा करना। यानी इस समय का जो मानव था वो मूलतः जो उसका जीवन था वो शिकार पे आधारित था। यानी वो कोई चीज़ उगाना और ये चीज़ सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना नहीं जानता था, केवल वो शिकार करके ही कच्चा भोजन जो है मांस, कच्चा मांस था वो करता था। और कुछ समय के लिए वो खाद्य संग्रहण भी जैसे कंद मूल फल वगैरह इसका भी करता था। इसलिए इस काल को आखेटक व खाद्य संग्रहण काल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस काल में जो है भद्दे, बेडौल और अपरिष्कृत औजार थे। यानी औजार जो होते थे वो भद्दे बेडौल यानी उसमें जैसे आज के औजार हैं एक आकार के रूप में होते हैं, उस पर पॉलिश होती है, सही कई सारे मतलब जो भी है आकार होता है, एक शुद्ध आकार होता है, परिष्कृत होते हैं यानी उस पर पॉलिश होती है। जैसे लोहे का है तो उसको बढ़िया से मतलब ढाल के बढ़िया से बना दिया जाता है। तो उस समय ऐसा नहीं था। भद्दे बेडौल, बेडौल मतलब किसी भी आकार में, चाहे वो गोल आकृति के हो, चौड़ी आकृति के हो, नुकीली आकृति को हो, तो भद्दे औजार और अपरिष्कृत यानी जो अपरिष्कृत मतलब उस परिष्कृत नहीं थे, पॉलिश वगैरह नहीं थे, यानी सही आकार में नहीं होते थे। तो उस समय के औजार ऐसे होते थे। आगे आते हैं। देखिए पुरा पाषाण काल के भी 3 भाग होते हैं। क्लियर, पुरा पाषाण काल के 3 भाग होते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो इसके पहले भाग को देखते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल। देखिए निम्न पुरा पाषाण काल में क्या है, इसमें जो है कोर उपकरणों का निर्माण होता था। कोर उपकरण, कोर का मतलब है जो नुकीला होता है, जैसे कोई पत्थर है, पत्थर का एक नुकीला साइड, या फिर जैसे लंबा पत्थर है, जैसे आजकल हम सरिया टाइप का बोलते हैं, तो नुकीला पत्थर है, लंबा पत्थर है। तो कोर मतलब होता है जैसे हम लोग कोर पढ़ते हैं, एक आकृति भी शंकु टाइप की होती है, तो जो निचला भाग होता है जैसे ये कोर है तो ये कोर का भाग होता है। तो ऐसे ही आकृतियां उस समय आकारों की औजारों की होती थी। तो जो औजार है वो कोर उपकरण होते थे, अर्थात नुकीले औजार इस समय होते थे। अगली बात आती है, जो इस समय के औजार मिले हैं, इस समय की जो वस्तुएं मिली हुई हैं कहाँ मिली हैं, तो जो साक्ष्य मिला है निम्न पुरा पाषाण काल का वो सोहन घाटी में मिला है। सोहन घाटी कहाँ पे है, सोहन घाटी पाकिस्तान में है।
क्लियर। तो सोहन घाटी से इस समय के औजार मिले हुए हैं। और जो दूसरा साक्ष्य मिला है वो बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ है? तो बेलन घाटी आपके उत्तर प्रदेश में पड़ती है। तो इन दोनों जगहों से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक जो बेलन घाटी है, क्लियर, बेलन घाटी, तो बेलन घाटी को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेलन घाटी ही एक ऐसी मात्र स्थल है, एक मात्र घाटी है जहां पर पाषाण काल के तीनों कालों का, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल के तीनों कालों के साक्ष्य मिले हुए हैं, वो बेलन घाटी में मिले हैं। एकमात्र स्थल है। ये क्वेश्चन भी पेपर में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ऐसा कोई स्थल जहाँ पर पाषाण काल की तीनों अवस्था, यानी तीनों काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों के साक्ष्य मिले हैं, तो वो क्या है? बेलन घाटी है। इसीलिए बेलन घाटी को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके अन्य स्थल भी हैं। निम्न पुरापाषाण काल में जो औजार मिले हैं, अन्य स्थल भी हैं। इसके औजार डिडवाना से मिले हैं। डिडवाना स्थान कहाँ पर है? राजस्थान में है। यहाँ से भी इसके औजार मिले हैं। और भीमबेटका यानी एमपी अर्थात मध्य प्रदेश से भी इसके औजार मिले हैं, भीमबेटका नामक स्थान से। आगे बढ़ते हैं। निम्न पुरापाषाण काल में देखिए भारत का पहला हस्त कुठार, जो पहला औजार मिला है, हाथ से बना हुआ औजार, पहला हस्त कुठार 1863 ईस्वी में, कब? 1863 ईस्वी में खोजा गया था। भारत का पहला हस्त कुठार 1863 ईस्वी में कहाँ से खोजा गया? तो मद्रास के पास पल्लवरम, यानी मद्रास जो आधुनिक अब चेन्नई है अर्थात तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है, तो चेन्नई का ही पुराना नाम मद्रास है। तो मद्रास के पास जो है वो पल्लवरम नामक स्थान था। इससे पहला हस्त कुठार 1863 ईस्वी में खोजा गया था। और किसने खोजा था? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा था। क्लियर। पहला हस्त कुठार 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूस फुट ने इसको खोजा था। क्लियर। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इस समय का जो औजार का प्रयोग करता मानव था, यानी जो आदि मानव था उस समय का, जो औजारों का प्रयोग करता था, जिसने औजारों का प्रयोग किया था, वो कौन था? तो वो होमो इरेक्टस मानव था। क्लियर। वो होमो इरेक्टस मानव था जिसने सबसे पहले औजारों का प्रयोग किया था इस काल में, यानी निम्न पुरापाषाण काल में। आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्वप्रथम अग्नि के प्रयोग का जो प्रमाण है वो चीन के चाओजुकोजियन नामक गुफा से प्राप्त होता है। ये भारत के बाहर का साक्ष्य है, अर्थात सर्वप्रथम जो अग्नि का प्रयोग का प्रमाण मिलता है, यानी इस समय का मानव अग्नि का प्रयोग करता था, ऐसा प्रमाण जो मिला हुआ है वो चीन के चाओजुकोजियन गुफा से प्राप्त होता है। लेकिन ये भारत के बाहर की बात है। अगर हम इसकी बात भारत तक की बात करें, जो यहाँ के साक्ष्य मिले हुए हैं उसमें ये पाया गया है कि इस समय का जो मानव था, अर्थात पूरा पाषाण काल का जो मानव था, वो आग से परिचित था। क्लियर। आग की उसको जानकारी थी, लेकिन वो उसको प्रयोग करना नहीं जानता था। उसने अभी तक उसको प्रयोग नहीं किया था। ऐसा चीन की गुफा में, मतलब चीन में ऐसा प्रमाण मिला है। लेकिन जो भारत में प्रमाण मिलता है उसमें यही प्राप्त होता है कि मनुष्य उस समय का जो मानव था, आदि मानव था, वो आग को जानता था, आग से परिचित था, लेकिन उसने प्रयोग नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका निम्न पुरापाषाण काल। अब इसका जो दूसरा प्रकार है वो है मध्य पुरापाषाण काल। क्लियर। इसमें देखते हैं, इसमें क्या है? इसमें जो है ना क्वार्टजाइट पत्थरों की जगह चर्ट, जैस्पर व फिलेट पत्थरों का प्रयोग होने लगा था। याद रखिएगा, जो क्वार्टजाइट पत्थरों के औजारों का प्रयोग है ये आपके निम्न पुरापाषाण काल में होता था। यानी जो ये कोर उपकरण है इन्हीं पत्थरों से बनते थे। तो ये निम्न पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग हुआ था। लेकिन जो यहाँ पर आया था मध्य पुरापाषाण काल में, तो क्वार्टजाइट पत्थरों के बजाय यहाँ पे चर्ट, जैस्पर और फिलेट पत्थरों का प्रयोग होता था। आगे
नेक्स्ट आता है फलक उपकरणों की अधिकता के कारण इसको फलक संस्कृति कहा गया। यानी इस जो काल के उपकरण थे मध्य पुरापाषाण काल के, इन उपकरणों में फलक की मात्रा ज़्यादा होती थी, तो फलक उपकरणों की जो अधिकता है उसके कारण मध्य पुरापाषाण काल की जो संस्कृति है उसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। आगे फलक उपकरण। अब फलक उपकरण होते कौन कौन से थे? तो खुरचनी, वेधनी, वेधक और तक्षणी, ये उपकरण फलक उपकरण होते थे। जैसे खुरचनी की बात की जाए तो हम लोग जैसे गांव में अक्सर देखते हैं जो खुरपी टाइप का औजार होता है, तो ऐसे ही कुछ मिलता जुलता औजार आपका खुरचनी होता था। फिर वेधनी या वेधक, वेधक का मतलब जैसे भाला टाइप का औजार होता है, जो भाला का लास्ट पॉइंट नुकीला होता है, उस टाइप का औजार कुछ होता था। तो ये इस काल के औजार थे, खुरचनी, वेधक, वेधनी, वेधक और तक्षणी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस काल के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो जहाँ से मिले हैं, नेवासा। इस काल के जो उपकरण मिले हैं कहाँ से मिले हैं? नेवासा। नेवासा कहाँ पे पड़ता है? तो महाराष्ट्र में और नर्मदा नदी के किनारे। महाराष्ट्र राज्य में नर्मदा नदी के किनारे नेवासा नामक स्थान से इस काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस काल में जो पहला मानव कंकाल था अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया ने मानव कंकाल ढूंढा, जिसे वर्तमान में आद्य होमो सेपियंस कहा जाता है। क्लियर? इसको किसने ढूंढा था? तो अरुण सोनकिया ने ढूंढा था। और एक चीज और याद रखिएगा, इसको अरुण सोनकिया ने हथनौरा से ढूंढा था। क्लियर? ये भी आपके नर्मदा नदी के ही किनारे पड़ता है, याद रखिएगा। नर्मदा के किनारे ही नेवासा नामक स्थान भी पड़ता है और नर्मदा के किनारे ही हथनौरा नामक स्थान पड़ता है। हथनौरा से ही ये क्वेश्चन बहुत आता है, आपके नेट के पेपर में भी ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो नर्मदा नदी के किनारे हथनौरा नामक स्थान से अरुण सोनकिया ने मानव कंकाल ढूंढा था, जिसे वर्तमान में आद्य होमो सेपियंस कहा जाता है। क्लियर? ये हो गया आपका मध्य पुरापाषाण काल। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं उच्च पुरापाषाण काल। जो पुरापाषाण काल का तीसरा प्रकार है ये उच्च पुरापाषाण काल है। अब इसमें क्या आता है? इसमें देखिएगा विंध्य क्षेत्र के शैलाश्रयों में गुहा चित्रों का निर्माण। जो विंध्य क्षेत्र है अर्थात जो ये कह लिया जाए कि विंध्याचल पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है वो विंध्य क्षेत्र है। तो विंध्य क्षेत्र के जो शैलाश्रय थे, यानी शैलाश्रय मतलब जो गुफाएं थी, शैल मतलब पत्थर, आश्रय माने रहने का स्थान। तो जो पत्थरों में रहने का स्थान, जो गुफाएं बनी हुई थी विंध्य क्षेत्र में, जो गुफाएं हैं उसमें गुहा चित्रों का निर्माण किया गया है, मिला है, अर्थात आदिमानव के द्वारा ये चित्र बनाए गए थे। तो ऐसा प्रमाण कहाँ मिलता है? उच्च पुरापाषाण काल का, तो वो विंध्य क्षेत्र में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इस काल के जो प्रमुख उपकरण था वो ब्लेड था। देखिए खुरचनी भी थी, लेकिन ये मध्य पुरापाषाण काल में प्रमुख यहाँ थी, इसमें भी मिलती है, लेकिन इस काल का जो प्रमुख उपकरण है वो ब्लेड होता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इस काल में और भी चीज़ें कई प्राप्त हुई हैं। बेलन घाटी ये स्थान है, बेलन घाटी जैसा भी बताया गया था, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, सोन घाटी, याद रखिएगा सोहन घाटी अलग है। सोहन घाटी आपके पाकिस्तान में है और सोन घाटी ये आपके सोन नदी के किनारे पड़ती है, अर्थात सोन नदी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में ही है। क्लियर? तो बेलन घाटी, सोन घाटी, सिंह भूमि, क्लियर, सिंह भूमि, करनूल गुफाएं, ये आदि उपकरण प्राप्ति स्थल, यानी जो इस समय के उपकरण है वो इन स्थानों पे प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी से, सोन घाटी से, सिंह भूमि से और करनूल की गुफाएं जो है यहाँ से ये उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए जो उच्च पुरापाषाण काल में है, यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त हुआ है। वो कांटा आधुनिक कांटे की तरह मतलब लोहे का नहीं होता था, ये पत्थरों के ही जो कृतियाँ वाले कांटे, पत्थरों के ही बने कांटे होते थे। तो मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस काल में बेलन घाटी के लोहंदा नाला से, क्लियर, बेलन घाटी के लोहंदा नाला से अश्व की बनी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है।
क्लियर, यानी बेलन घाटी में ही लोहंदा नाला है, वहां से अस्थि की बनी यानी हड्डियों की बनी हुई जो मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो भी उच्चपुरा पाषाण काल की है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो शैल चित्र होते थे, गुफाओं के अंदर चित्र बनाए गए थे आदिमानव के द्वारा यानी इस काल के मानवों के द्वारा, तो वो उसमें जो कलर थे गेरुआ कलर थे, गेरुआ रंग थे, लाल रंग था, सफ़ेद रंग था, हरा रंग था, पीला रंग था, यानी इन रंगों का प्रयोग भी शैल चित्र में किया गया है। और याद रखिएगा जो ये चित्र हैं ये प्राकृतिक हैं, क्लियर, सॉरी ये रंग जो है वो प्राकृतिक रंग थे, गेरुआ रंग, लाल रंग, सफ़ेद, हरा और पीला ये प्राकृतिक रंग थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए और भी चीज़ें मिली हैं भीमबेटका के चित्रों में, यानी जो भीमबेटका में चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें नृत्य, डांस करते हुए, नृत्य करते हुए, जुलूस और मदिरा आदि पर, मदिरा पान यानी मदिरा पीते हुए भी उसमें दिखाया गया है। तो ये चित्र यहाँ के प्रमुख हैं। आगे ये देखिए नेक्स्ट, ये चित्र कौन सा चित्र, यानी भीमबेटका में जो चित्र प्राप्त हुए हैं तो ये चित्र यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। याद रखिएगा भीमबेटका के चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं और भीमबेटका में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो आपके मध्य पाषाण काल के चित्र सबसे ज़्यादा यहाँ पाए गए। देखिए पूरा पाषाण काल के भी चित्र मिले हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है भीमबेटका के चित्र वो मध्य पाषाण काल के हैं। तो जो ये चित्र मिले हैं इनको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। आज के लिए बस इतना ही पुरा पाषाण काल। हम अगले और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मध्य पुरा पाषाण काल और नव पुरा पाषाण काल को उसमें देखेंगे, उसमें पढ़ाएंगे और उसको अध्ययन किया जाएगा मध्य पुरा पाषाण काल और नव पुरा पाषाण काल का। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इसका अध्ययन करिएगा। इसमें जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।